अभी आपको थोड़ी देर कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में नहीं सोचना। मैं जो आपको थॉट प्रोसेस दूंगा वो सोचना बच्चे। मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई शॉप खोलो तो पहले दिन ही सेल करोगे तो रजिस्ट्रेशन करानी होगी। मतलब फर्स्ट डे आज आपकी शॉप है और एक कस्टमर आया और वो 100 रुपए का सामान ले, आपकी शॉप है रिमोट की। अच्छा, इनॉग्रेशन हो रही है, इनॉग्रेशन से पहले जीएसटी की दुकान खुल रही है, सामान खरीद रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन लेनी होती है, या जब मैं बेचूंगा तब लेनी होती है? जब बेचेंगे, पहला यूनिट बेचूंगा तब लेनी है, या एक टर्नओवर की लिमिट होगी सर, छोटे दुकानदार को थोड़ा ना पकड़ेंगे सर, या टर्नओवर की लिमिट होगी? एग्जैक्टली तो बेसिकली टर्नओवर की लिमिट होती है बच्चे 20 लाख रुपए। समझ रहे हो? जैसे ही आपकी दुकान की सेल 20 लाख से ऊपर जाती है तो आपको क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती। तो उसमें अप्लाई करे करोगे, काउंटर कुछ क्वेरीज आएंगी, तो अभी लंबा प्रोसीजर है, अपने में डिटेल में जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, आपसे कोई आपका फ्रेंड पूछे कि भाई कल से सेल चालू करनी है, जीएसटी का क्या कर रहा है? कुछ नहीं करना, पहले सामान तो भेज है। समझ रहे हो? तो मान लीजिए 1/4/2000, अभी अभी जो साल चल रहा है कौन से बच्चे, 25 एंड 31 मार्च 26 कहने से मेरा अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। ठीक है बच्चे? एक बार ऑनलाइन बताना कि कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, एक बार बताना। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 1/4/25, और आज क्या डेट है? टुडे इज अक्टूबर। अक्टूबर क्या डेट है? 16 अक्टूबर। ओहो। और मैं आपको कह रहा हूं कि भाई यहां से सेल करनी चालू हुई, ये सेल कर रहा है इंसान। ठीक है, सेल हो रही है, सेल हो रही है। आप मुझे बताइए 5,000 की सेल हो गई, रजिस्ट्रेशन करानी, कॉम्पोजिशन चैप्टर है, क्या रजिस्ट्रेशन करानी है? 5,000 की सेल हुई? नहीं। कब तक चलता रहेगा? एग्जैक्टली exactly. और अब आप क्योंकि अगले एक महीना काफी डिटेल पढ़ने वाले हो, जस्ट बता दूं, कुछ कुछ स्टेटों में ये लिमिट 10 लाख की है, कुछ स्टेटों में 20 लाख की है, और कुछ केसेस में 40 लाख भी है। बट अभी हम जनरली क्या लेके चलेंगे? 20 लाख। तो मान लीजिए आज वो दिन है बच्चे जब मेरी सेल 20 लाख होती है, या 20 लाख से बढ़ेगा तब? एग्जैक्टली exactly. तो आपको क्या लग रहा है, अगर मेरी सेल आज डॉट 20 लाख कल खत्म करी थी मैंने, आज आप आए हो, तो मेरे पर रजिस्ट्रेशन होगी क्या? नहीं। तो आपको बेचूं ना बेचूं? बेचूंगा तो सही। लेकिन जैसे ही मेरा टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हुआ, मैं इसको क्या बोलता हूं? दैट आई एम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आप समझिए कि जैसे ही, और सेल का एक्यूरेट वर्ड है बच्चे एग्रीगेट टर्नओवर, ये मैं लिख देता हूं। इसका डेफिनेशन भी देखना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितने से एक्सीड हुआ बच्चे? 20 लाख, यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन से सेक्शन में क्या बात बोल रहा हूं वो रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखें। और जैसे ही आप लाइबल हुए, तो आपको जनरली बता रहा हूं, आपको कितने दिन में अप्लाई करना होता है? 30 डेज। ठीक है, अप्लाई विद इन, पर मुझे उसके अंदर नहीं जाना। ठीक है। अब सवाल ये है कि अब अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो एक दुकानदार के हिसाब से सोचिए, इसका मतलब जब तुमको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, और अब जब तुम दुकान से रिमोट बेचोगे, मान लो रजिस्ट्रेशन मिल गई, मैं कह रहा हूं सेम हाथ के हाथ मिल गई, होता नहीं है ऐसा, मान लो मिल गई। अब जब मैं इसको बेचूंगा तो मैं क्या इशू करूंगा? डॉक्यूमेंट, टैक्स इनवॉइस। अभी तक जब तक मैं रजिस्टर्ड नहीं था, तब तक उसको टैक्स इनवॉइस नहीं बोला जाता था। भाई मेरी इतनी हिम्मत नहीं मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर। टैक्स इनवॉइस सिर्फ वो इशू करता है जो रजिस्टर्ड होता है। और रजिस्ट्रेशन कब लेनी है? जब 20 लाख से ऊपर। आपके दिमाग में आ सकता है सर, एक बंदा है पहले दिन ही दुकान में कह रहा नहीं मेरे को तो होना है रजिस्टर। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपका आइसक्रीम पार्लर है, आपने महंगी महंगी मशीनरी लगा रखी है, 50 एसी लगे हुए हैं, आईटीसी तो समझते हो अब आप, इतना महंगा मैंने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो मैं क्या 20 लाख के टर्नओवर की वेट करूं, या पहली रजिस्ट्रेशन करा सकता? पहले ही करा सकता।
और अगर वही बंदा कहे नहीं 20 लाख, तब तो 20 लाख का वेट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है बच्चे, मुद्दे की बात ये दैट इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब एक दुकानदार के एंगल से सोचो, व्हेन यू आर लायबल, इसका मतलब पता है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन लेनी है, इसका मतलब पता है आपको कितने कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। सोच के देखिएगा, आपको क्या इशू करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस, आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा ऑन टैक्स इनवॉइस। आप रिमोट बेच रहे हो, इसका क्या रेट है, सेल बेच रहे हो, इसका क्या रेट है, चार्जर बेच रहे हो, इसका क्या रेट है, ये आपको जब ग्राहक आएगा आपको पता होना चाहिए। यानी कि इसको बोला जाता है HSN। हर एक गुड्स की कोडिंग होती है बच्चे, आपको ये भी पता करना पड़ेगा। और ना ही ये, अब आपको टाइम ऑफ सप्लाई की नॉलेज होनी भी जरूरी है, 31 की नॉलेज की इनवॉइस कब तक इशू करना है। और ना ही ये, अब आपको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट। अभी तक दुकान ऐसी थी, आया पैसा, जीएसटी चार्ज नहीं करा, घर ले गए पैसे। अब नहीं भाई, पेमेंट कब होगी, कहाँ जाके पेमेंट करूं, और पेमेंट कर दी तो उसके बाद उसकी जानकारी सारी की सारी सरकार को देनी, रिटर्न ऑफ जीएसटी। आप मुझे बताइए, आप दुकानदार हो सारे के सारे, रजिस्टर होते ही ये कंप्लायंस आ जाएंगे आप पे, समझ रहे हो। तो क्या, आप क्या सजेस्ट करते हैं, आपका एक फ्रेंड है जिसने भी जस्ट स्टार्ट करा है, डू यू सजेस्ट टू टेक रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंस आ जाएंगे। और ये महीने महीने के कंप्लायंस है, हर महीने पेमेंट करनी है। अब धंधा करोगे अगले महीने समझोगे कब पेमेंट करनी है, सीजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या, कौन सोचेगा भाई, उसको समझ नहीं आएगा। वो जाके बाहर जाएगा टैक्स एक्सपर्ट के पास, वो पैसे लेगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा। सो दैट्स, इसलिए पहले आप क्या कोशिश करते हैं भाई, रजिस्ट्रेशन मतलब, इसमें कोई प्राउड नहीं है। ऐसे कुछ लोग मिलेंगे आपको जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, हम तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ऐसे बोल के दे फील प्राउड, कोई लॉजिक नहीं। समझ रहे हो आप, मुद्दे की बात ये है, क्या छोटा दुकानदार ये सब समझने के बाद जा पाएगा। मैं लजीज वाले को समझाता हूँ, देख भाई तेरा, आपको याद है ना उसका टर्नओवर एक दिन का सोचा था ना कुछ, कितने का, आई थिंक 6 लाख रुपए महीने का सोचा था हमने। 6 लाख रुपए बहुत इजीली होगा, साल का कितना हो गया, 72 लाख। तो उसका तो टर्नओवर एक्सीड हो रहा है। और जितने महीने अभी हो चुके, लॉजिकली 6 6 लाख अगर मैं मान भी लूं, अप्रैल मई जून जुलाई, ओ माय गॉड, वो तो अभी से लायबल हो गया हो। मान लो अगर उसका पहला साल है, तो आपको क्या लग रहा है, रजिस्ट्रेशन ले रखी है, नहीं, क्या उसे लेनी चाहिए, नहीं, लेनी चाहिए मैडम। अगर आप उधर जाओ और आप उसे बोलो कि हम जीएसटी से हैं, और आप बोलो कि तुम्हारा टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको फ्राइड राइस की प्लेट फ्री में दे दे बेटे। हाँ जरूर। पर अगर मैं आपसे बात करूं, लजीज तक क्या जाना बेटे, आप मुझे बताइए, एडीयू जंक्शन रजिस्टर्ड है या नहीं, नहीं। और अब आपको रीजन पता लग चुका है, रजिस्ट्रेशन तब लेनी होती है जब आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर। और आप मुझे बताइए, टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है या 20 लाख से काफी कम है, काफी कम है बच्चे, काफी कम चल रहा है बेटे, हजारों में बात चल रही है बेटे अभी। ठीक है, तो आप बताइए, लोगों की परसेप्शन क्या है, दे वांट टू गेट रजिस्टर्ड और नॉट, अनलेस बहुत बड़े लेवल पे नहीं चल रहा कि अब तो भाई अब दिखने लग गए हैं, वो वाली बात। पर सरकार को ये बात पता है, सरकार ने बोला कि ये सब अगर रजिस्ट्रेशन पर है, पर एक रास्ता और है जी, और वो रास्ता क्या है, कॉम्पोजिशन स्कीम। ये वाला है नॉर्मल रास्ता कि आ जाओ इधर, और दूसरा रास्ता कौन सा बना दिया, कॉम्पोजिशन। सर कॉम्पोजिशन में क्या होगा, क्या सर हमें टैक्स इनवॉइस, अच्छा होता क्या है वो छोड़ो, पर मैं फायदे दिखाता हूं, टैक्स इनवॉइस इशू करना है, नहीं करना। दूसरी बात, क्या तुमको जीएसटी चार्ज करना है, नहीं करना। क्या तुमको HSN कोड लिखना है, नहीं लिखना।
क्या टाइम ऑफ सप्लाई आएगा? नहीं आएगा, सिस्टम ही अलग है। क्या तुमको पेमेंट करनी होगी? हाँ सर, पेमेंट तो करनी होगी, पर अगर मैं आपको बोलूं नॉर्मल में गए तो मंथली होती है, कॉम्पोजिशन में गए तो क्वार्टर, यानी कि साल में 4 बार परेशान करेंगे बस आप। क्या आपको रिटर्न भरनी होगी? हाँ जी सर, नॉर्मल रिटर्न मंथली होती है, इसको एक ही भरनी है बस। ये आप मुझे बताइए, अगर आप दुकानदार हैं तो कौन सी स्कीम लेना पसंद करोगे? कॉम्पोजिशन, समझ रहे हो? हाँ जी, डिसएडवांटेज छोटी मोटी है, बट अभी उस फ्लो में उसमें नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, तो कॉम्पोजिशन सही लग रही है। तो यानी कि जब आपका ये सब सवाल कब आए, जब आप लायबल हुए या पहले से ही सोच रहे हो आप? लायबल हुए, यानी कि जब आप लायबल हुए, जब सरकार के पास रजिस्टर करने गए, तो आपके पास दो दरवाजे थे भाई, या तो नॉर्मल ले लो या कॉम्पोजिशन ले लो। अब सवाल ये है, आर यू एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन? क्या आप ले भी सकते हैं? ये तो स्कीम बता दी मैंने, नॉर्मल कॉम्पोजिशन, क्या आप कॉम्पोजिशन ले सकते हैं? नाउ लेट मी टेल यू, a person is eligible for composition scheme if aggregate turnover in the preceding financial year, ए भैया ये साल कौन सा है? 25-26, प्रीसीडिंग कौन सा है? तब तुम थे ही नहीं सर, तब तो दुकान ही नहीं थी, तो कोई बात नहीं। क्या माना जाएगा? टर्नओवर नील। पर सर कितने लिमिट है? इफ द एग्रीगेट टर्न ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू 1.5 करोड़, पिछले साल में अगर 1.5 करोड़ तक हो तो करंट में कॉम्पोजिशन ले लो। और अगर ये आपका पहला साल है तो पिछले साल का टर्नओवर क्या हुआ? 0, तो पहले साल में ही ले लो कॉम्पोजिशन, क्या दिक्कत वाली बात? आप मुझे बताइए, यानी कि जो इंसान पहली बार दुकान खोलेगा पहले साल में कॉम्पोजिशन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि उसके लिए टर्नओवर कौन से साल का देखना है? पिछले साल का। पिछले साल का 0 होगा, कॉम्पोजिशन में आ जाएंगे। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चे? ठीक है, एक बार आप इसको लिखोगे, अच्छा बनता जा रहा है, एक बार लिख लो पहले, फिर उसके बाद जो नोट्स में फ्लो होगा तो अच्छा। एक चीज छोटी छोटी बोलता ही जाता हूँ, एक बार सुनते जाना, फिर टाइम दे दूंगा। बहुत अच्छी बात है सर। तो मैंने पहले साल में कौन सा ऑप्शन ऑप्ट कर लिया? कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन के कुछ नुकसान भी। कॉम्पोजिशन का नुकसान ये है कि आप कस्टमर से चार्ज नहीं करोगे, कुछ अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। मतलब कि टर्नओवर का कुछ परसेंट, कितना परसेंट है वो बाद में देखेंगे। मान लो मैंने आपको 100 रुपये 100 रुपये का बेचा, मैं आपसे 100 प्लस जीएसटी लूंगा, 100 रुपये लूंगा, 100 रुपये लूंगा। इसके अंदर आप मान लो 2 रुपए का जीएसटी मैंने जो घुसाया वो मैं सरकार को दूंगा, मेरे पास अल्टीमेटली 98 बचेंगे। मैं कस्टमर पे बर्डन शिफ्ट नहीं कर। कॉम्पोजिशन के अंदर आई विल नॉट चार्ज। मैंने आपको बेचा 100 रुपए का, मेरी पॉकेट में आया 100 रुपए, मैंने 2 रुपए सरकार को दे दिए, मेरी पॉकेट में बच गया 90। ठीक है। अब आप बोलेंगे क्या अल्टीमेटली मैं ये वाली कॉस्ट कस्टमर से ही तो रिकवर कर रहा हूं, समझ रहे हो? बट वो मैटर नहीं है, आई विल नॉट चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, द सप्लायर विल पे आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट फर्स्ट। दूसरी बात, आप इंटरस्टेट नहीं बेच पाओगे अगर आप कॉम्पोजिशन में हो। अगर आपने स्कीम ले ली है, अब दिल्ली में है तो दिल्ली में बेचेगा तो, सर बाहर बेच दिया तो यू विल बी आउट ऑफ कॉम्पोजिशन। जैसे ही तूने 1 रुपए की सेल भी बाहर करी, आप कॉम्पोजिशन से बाहर हो जाए। अ पर्सन हु इज इन कॉम्पोजिशन स्कीम कैन नॉट मेक इंटरेस्ट रेट सप्लाई। अच्छा सर, परचेस कर सकता है? मान लो मेरी दुकान है बेटे कालका जी में, मैं यूपी में बेच नहीं सकता, पर क्या यूपी से खरीद खरीद सकता हूं? परचेज पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, परचेज पूरे इंडिया में कहीं से करो आप, लेकिन आप बेचोगे अपनी स्टेट। ठीक है बच्चे? तो बेसिकली ये सारे पॉइंट अभी एक बार लिखने को और वो दिखेंगे, एक बार लिख देते। अ पर्सन who opts for composition scheme
कैन नॉट मेक इंटरस्टेट सप्लाई, या फिर आप कह सकते हैं और कैन नॉट चार्ज जीएसटी फ्रॉम कस्टम। कहिए फिर, यहां तक क्लियर है? सर ये मेरा पहला साल है सर। 24-25 में टर्नओवर कितने का है? 0। सर जी मैंने सेल करी थी, ये साल शुरू करा था, बहुत अच्छा था सर। साल शुरू हुआ, यहां तक कितना हो गया? 20 लाख। सर मैं सेल कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारी सेल 5 करोड़ की हो जाए, तो पूरे साल कॉम्पोजिशन में रहोगे क्या, या कॉम्पोजिशन से बाहर कर दिया जाओगे? कब बाहर कर दिया? जैसी 1.5 करोड़ की सेल ऊपर हुई ना, यू विल बी आउट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। जैसी 1.5 करोड़ की सेल ऊपर हुई, आप कॉम्पोजिशन से बाहर है। भाई साहब बात इतनी है, बहुत डिटेल जाने वाला है, ध्यान से सुनो। एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है पिछला साल। जैसे मैं एक बार सिंपल रखने के लिए, मान लो ये 20 लाख था और यहाँ पे टोटल 30 लाख है, ठीक है जी। तो ये जो 30 लाख है, इसमें मैंने कैसे दिया होगा? कॉम्पोजिशन। अब अगर मैं अगला साल बोलूं आपको 26-27, क्या मैं कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकता हूं? एवरी ईयर यू हैव टू डिसाइड, एवरी ईयर यू हैव टू डिसाइड कि आप कॉम्पोजिशन में आ सकते हो या नहीं आ सकते। 26-27 में मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है नहीं ले सकता, ये मेरे एग्रीगेट टर्नओवर पे डिपेंड करती है। कौन से साल के? प्रीसीडिंग। सवाल यही है, प्रीसीडिंग का एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? 50, यानी कि जिस टाइम पे मैं रजिस्टर्ड नहीं था वो भी ले रहे हैं आप, या जब मैं यहाँ पे रजिस्टर हुआ हूं? हाँ, तो अब ये इस लेवल पे ही क्वेश्चन आएगा। तो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता हूं नहीं ले सकता, ये डिपेंड करता है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 25-26। नहीं, अब आप बता दो एग्रीगेट टर्नओवर क्या लूं, 50 लाख या 30 लाख? करेक्ट आंसर इज एग्रीगेट टर्नओवर इज 50 lakhs. The period during which you are not registered will be counted in aggregate turnover for the purpose of determining the eligibility of the person. Eligibility के लिए लूंगा। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो आगे सुनो। अच्छा, तो कॉम्पोजिशन स्कीम ले आ जाऊंगा मैं? बिल्कुल आ जाऊंगा सर, कॉम्पोजिशन में आ जाएंगे सर। और अगर अब मैं आपको बोलूं कि इस पीरियड में आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ है, यहां से लेके यहां तक हो गया 2 करोड़, नहीं ये सब पूरे साल का ही कह रहा हूं, यहां से लेके यहां तक पहले 1.5 करोड़ और ये 50 लाख। 26-27 में आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो ना? ना, 26-27 में पहले दिन ही डिसाइड करा जाता है कि कॉम्पोजिशन लेना है नहीं लेना है, फॉर्म भरे जाते हैं, वो देख लेंगे। पर क्या 26-27 में आर यू एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? यस। वाई? बिकॉज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टर्न ओवर वॉज 50 lakhs, तो मैं एलिजिबल हूं, तो हो गया पहली बार। तो मैंने धंधा स्टार्ट करा, तो आप मुझे बताइए 1.5 करोड़ तक तो मैं किस में रहूंगा, लेकिन अगर ये 1.5 करोड़ से ऊपर चला गया तो नॉर्मल स्कीम पे आना। अब मैं जीएसटी चार्ज करूंगा, अब मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूंगा, और क्या 1.5 करोड़ के ऊपर। प्रैक्टिकली सोच के देखो, मैं सेल कर रहा हूं, जब तक कॉम्पोजिशन में हूं, कब तक हूं? 1.5 करोड़ में बेचे जा रहा हूं, 1.5 करोड़ तक मेरे को कोई जीएसटी चार्ज नहीं करा, कोई इनवॉइस नहीं। जैसे ही 1.5 करोड़ एक्सीड हो गया, आई विल बी थ्रोन आउट ऑफ कॉम्पोजिशन, और भाई नॉर्मल चार्ज करेगा अब तू। तो मेरे भाई वो एलिजिबिलिटी के लिए आप समझो, एलिजिबल है या नहीं है, वो डिसाइड होता। एलिजिबल था तू, अब इसका मतलब ये थोड़ा ना तू 500 करोड़ की सेल कर देगा कॉम्पोजिशन में।
तेरा अगर इस साल में टर्नओवर 1.5 के ऊपर गया तो देखो बाहर कर दूंगा मैं कॉम्पोजिशन इसी साल में ही। नहीं तो तू कॉम्पोजिशन लेके 250 करोड़ की सेल कर देगा। एलिजिबिलिटी के लिए पिछले साल का 1.5 करोड़, करंट ईयर में मोमेंट इट एक्सीड्स, यू आर आउट ऑफ कॉम्पोजिशन, सेम ईयर इट्स। सवाल ये है 27-28 में कॉम्पोजिशन, 27-28 में कॉम्पोजिशन ले सकता हूं नहीं ले सकता, इट डिपेंड्स अपॉन द टर्नओवर ऑफ 26-27। और 26-27 में टर्नओवर कितना है, यू आर नॉट एलिजिबल। कही है बच्चे, तो बेसिक समझ आया आपको क्या चल रहा है। ठीक है, अभी सुनते जाइएगा भी बात, नेचुरल फ्लो से मैं काफी गहरी बातें बोल रहा हूँ। दोबारा से पहले साल पर आते हैं। 20 लाख तक आप रजिस्टर्ड नहीं थे, है ना। जैसे ही 20 एक्सीड हुआ क्या हो गए, लाइबल टू बी, लाइन क्या होती है, लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। देन यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन REG 01, फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है REG 06। ये सारी बातें याद होंगी रजिस्ट्रेशन चैप्टर की। अब इसके आगे की सेल लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आगे की सेल यहां से लेके यहां तक 1 करोड़ हो गई। बहुत अच्छी बात है सर, 1 करोड़ हो गई तो ऐसे लिख देते हैं 16 दिसंबर 25 तक ये वाली सेल इधर से इधर तक 1 करोड़। तो ये जब भी मैंने सेल करी होगी कौन सी स्कीम में हूं मैं, तो मेरे को बाहर तो नहीं निकाला जाएगा। फिर आगे और सेल हो रही 20 लाख। तो अब कितना टर्नओवर हो गया, एक करोड़ 30 लाख बोलूं। अच्छा, 30 लाख तक के टर्नओवर पे, लेकिन एग्जैक्टली नाउ द क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बोला मैं आपको कॉम्पोजिशन से बाहर कर दूंगा, मैं आपको कब बाहर करूंगा, इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 1.5 करोड़। तो मैं एग्रीगेट टर्नओवर ये बोलूं या मैं एग्रीगेट टर्नओवर, यानी कि इस डेट को मैं ये बोलूं दैट एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स, हाँ मतलब एक्सीड नहीं, मतलब 1 रुपया और बढ़ा दूंगा तो मतलब वो, मतलब समझो कि 1.5 करोड़ का थ्रेशोल्ड पॉइंट, चलो इक्वल टू डाल देता हूं अभी। एग्रीगेट टर्नओवर इसको मैं 1.5 करोड़ बोलूं आज के दिन, या मैं ये बोलूं दैट एग्रीगेट टर्नओवर इज 1.30 करोड़। दुकानदार क्या चाहेगा, 1.3। पर सरकार ने बोला है starting from the first day till the date you are liable for registration will be counted in the aggregate term, will be counted in the aggregate term। इसका मतलब भैया ये भी काउंट होगा और ये दोनों भी काउंट हो रहे हैं। इसका मतलब अगली सेल जब तू करेगा तेरा टर्नओवर एक्सीड हो जाएगा तो कॉम्पोजिशन से बाहर हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा ये एकदम डिटेल्ड रूट तक लेके जा रहा हूं मैं नेचुरली भैया। पहले बताइए यहां तक क्लियर है। ध्यान से सुनिएगा, अभी फोकस मत हटाइएगा। सर जैसे ही इंसान कॉम्पोजिशन में आता है तो उसे अपनी सेल का कुछ परसेंट सरकार को देना। वो जो सेल है उसको एग्रीगेट टर्नओवर बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता। अब एक नया वर्ड आ रहा है, टर्नओवर ऑफ स्टेट, टर्नओवर ऑफ स्टेट। अभी आप समझोगे कई गहरी बातें भी नहीं हो रखी, ठीक है, बट आप समझिए वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, और मुझे कब बाहर निकाला जा रहा था, ये किस वर्ड पे रोटेट हो रही थी पूरी बात।
एग्रीगेट टर्न। और एग्रीगेट टर्नओवर में आप समझे भाई, तू रजिस्टर्ड है या नहीं है तो भी काउंट कर रहा है, करा जा रहा है, समझ रहे हो। लेकिन अब आप प्रैक्टिकली दुकानदार के एंगल से सोचो, आप आपकी दुकान है ये, आपने 1/4/25 को दुकान शुरू करी, लाइबल कब हुए आप, 16 अक्टूबर, फिर 1 करोड़ की सेल करी, 1.30, आपको पता है बाहर तो कर दिया गया मुझे, बट लेट्स थिंक अबाउट द जीएसटी लाइबिलिटी ऑल्सो नो। हमने सरकार को क्या दिया, सरकार कहती है कि आपने मुझे क्या देना है, जीएसटी आपने देना है मुझे टर्नओवर ऑफ स्टेट मल्टीप्लाइड बाय 0.5%। अभी के लिए आप 0.5 ले लो, चलो मैं रेस्टोरेंट, ठीक है 0.5 ले लो ना, अभी रेट पे मत जाओ इतना, मैं इजी करने के लिए 1% कर रहा हूं। रेट मैं दिखाऊंगा ना बेटे, पूरे टेबल बने हुए हैं। सरकार क्या कहती है कि देख भाई, तू कॉम्पोजिशन स्कीम में है, बहुत अच्छी बात है, तो देखो जीएसटी तो देना पड़ेगा, और तू जीएसटी तो चार्ज नहीं कर रहा, तो तेरे को अपने टर्नओवर पे एक रेट हम बताएंगे। सरकार क्यों बता रही है, तेरे को समझ ही नहीं आती, रिमोट पे क्या रेट है, सेल पे क्या रेट है, बैटरी पे क्या, पता ही नहीं है दुकानदार। सरकार ने बोला 1% दे दे, बात खत्म कर। अब सवाल ये 1% किसका, टर्नओवर का। अब अगला सवाल, ये जो ये पूरा केस स्टडी बना दिया मैंने, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे आओ आप, व्हाट इज माय टर्नओवर ऑफ स्टेट, इज इट 1.5 करोड़ या 1.3 करोड़? 1.5। आपने तो देना नहीं टैक्स, तो आप तो 1.5 करोड़ बोल दोगे, फर्क नहीं पड़ रहा ना। आप दुकानदार के एंगल से सोचो एक बार, आप क्या चाहते हो, 1.5 चाहते हो आप 1.5 पे 1% देना चाहते हो। करेक्ट आंसर इज 1.3 करोड़। जब आप रजिस्टर्ड ही नहीं थे, उस सेल के ऊपर मैं जीएसटी नहीं लूंगा। बड़ी गहरी बातें चल रही है बेटे, घूम जाओगे आप, लैंग्वेज पढ़ोगे ना जब, और आपको एकदम अभी ये समझोगे तो एकदम समझ आएगा। जिस टाइम पर आप रजिस्टर्ड ही नहीं थे, उसको मैंने एलिजिबिलिटी और आपको बाहर निकालने के लिए तो यूज कर लिया, लेकिन मैं उस टर्नओवर पे आपसे 1% नहीं लूंगा, क्योंकि उस टाइम पे आप रजिस्टर्ड भी नहीं थे। तो आप रजिस्टर्ड नहीं होते, जब आप जो सेल करते हो उस पर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि आम दुकानदार भी जब तक रजिस्टर नहीं होता, अगर वो नॉर्मल पे भी होता तो मैं नहीं लेता ना, जब वो रजिस्टर्ड नहीं था। तो इस वाले टर्नओवर पर मैं आपसे जीएसटी, विच मीन्स टर्नओवर ऑफ द स्टेट में ये पीरियड काउंट नहीं हुआ, बट एग्रीगेट टर्नओवर में ये वाली चीज काउंट कई हिसाब से। समझ आ रहा है? अब अगर आपको समझ आ गया, अब अगर आपको समझ आ गया तो अब आप देखिए बच्चे, हाँ, दो वर्ड अलग है, एक एग्रीगेट टर्नओवर है, टर्नओवर। तू दुकानदार है ना, तेरे को जो जीएसटी पे करना है ना, वो टर्नओवर के बेसिस पे करना है। एग्रीगेट टर्नओवर मैं यूज करता हूं वेदर यू आर एलिजिबल और व्हेन यू आर आउट ऑफ द स्टेट, पर जो सरकार को जो पेमेंट करनी है वो तेरे टर्नओवर के ऊपर। और टर्नओवर की डेफिनेशन क्या बताऊंगा, अभी नहीं बताई मैंने आपको, मैंने तो सिर्फ टाइम पीरियड के हिसाब से डिफाइन करा सिर्फ। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आएगा, क्या एक्सपोर्ट आएगा, क्या इंटरेस्ट रेट आएगा, क्या क्या आएगा, सारी बातें देखते। बस आप दिमाग में रखो, दो वर्ड थे भाई, सरकार से हिसाब करने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर या टर्नओवर ऑफ स्टेट, टर्नओवर ऑफ स्टेट, और एलिजिबिलिटी के लिए एग्रीगेट टर्न। बड़े ही प्यार से पढ़िएगा अब आप। कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं, अभी नहीं बनाना। इनिशियली जब ये स्कीम आई थी बच्चे, तो ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ऊपर आई। अगर आप प्रोजेक्टर बेचते हैं, रिमोट बेचते हैं, एसी बेचते हैं, उसी पे था। और एक और सर्विस पर आई थी, दैट इज रेस्टोरेंट्स। जब इनिशियल फेजेस में ये आई थी, तो सिर्फ यानी कि गुड्स और एक ही सर्विस को इंपॉर्टेंस दी गई थी, रेस्टोरेंट सर्विस। सर जी डॉक्टर के लिए नहीं थी, नहीं थी बेटे, इंजीनियर, सीए, सीएस, सीएमए, बिल्डर्स, उनके लिए थी, नहीं थी बच्चे। अगर आप गुड्स बेचते हो या आप रेस्टोरेंट। फिर सरकार को समझ आया
कि नहीं यार, सर्विस वालों के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो फिर सरकार ने अलग से कॉम्पोजिशन स्कीम निकाली फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। कौन से सेक्शन में? 10 सबसेक्शन 2A के अंदर। आपको ये सेक्शन याद करने पड़ेंगे। और गुड्स वाली किस में आई थी? 10 सबसेक्शन 1। नहीं, अब आप मुझे बता दो, आपकी मोबाइल की दुकान है तो आप क्या बेच रहे हो? हाँ, मोबाइल की दुकान है, मोबाइल बेच रहे हो। मोबाइल क्या है? गुड्स। एक इंसान आया, भैया आपसे मोबाइल लिया था, ये खराब हो गया, थोड़ा सा देख दो, इसके चार्जेस ले लेना चाहिए, ऐसा दुकान पर होता है? होता है। आप कॉम्पोजिशन स्कीम वाले थे, आपने कहा कि जी हम तो गुड्स बेचते हैं। उसने कहा ठीक करवा दो ना, पैसे ले लेना। आपने जैसे उसका मोबाइल ठीक कराया, क्या वो अलाउड सर्विस थी? नहीं थी। तो क्या ये रियलिटी में प्रॉब्लम नहीं बन गई है? मेरी लैपटॉप की दुकान है, मैं लैपटॉप की दुकान पे लैपटॉप रिपेयर नहीं कर सकता? ये कैसी कॉम्पोजिशन स्कीम है? मैं दुकान में कस्टमर को कैसे भेजूं मैं? तो सरकार ने बोला नाराज मत हो, कुछ सालों बाद, 1 डेढ़ साल बाद ये स्कीम आ गई, मार्जिनल सप्लाई ऑफ। अब थोड़ी बहुत सर्विस भी दे सकते, यानी कि गुड्स के साथ मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस भी हो सकती है। और अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस है तो उसके साथ भी मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है बच्चे? अब कितना हो सकती है वो तो डिटेल्ड बात, तो आप समझो, ये एक डेवलपमेंट है। अब आप मुझे बताइए, सर्विस वाला जो है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऐसा होता होगा, हो सकता है वो भी कुछ सामान बेचते हो वहां से, हो सकता है मेडिसिन। कई बार होता है ना, डॉक्टर के पास ही मेडिसिन होती है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा गया? मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑल्सो। क्योंकि वरना ये प्रैक्टिकल बात नहीं रहती। एक बंदा सिर्फ अपनी दुकान से गुड्स नहीं बेचता, कभी 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 रिपेयर सर्विस या कुछ हो जाता है, तो गुड्स वाला मार्जिनल ये भी दे सकता है, और रेस्टोरेंट वाला भी दे सकता है। और अच्छा, ये जो सर्विस है, क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज अदर देन रेस्टोरेंट? और रेस्टोरेंट तो 10 1 में आ गया ना। आपको ना मैं एक बात बता दूं, आपको ऐसा लगेगा सर इतना डिटेल, बेटे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आने वाला जब तक आपको उसका एकदम पूरा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं पता होगा ना, क्वेश्चन रोटेट नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? तो हर चीज का लॉजिक सही चल रहा होगा। यहां तक क्लियर है बच्चों को? अब वो क्या बोल रहा है, अंडर द स्कीम क्या होता है? सप्लायर हैव द ऑप्शन टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट। कितना है वैसे? 1% टर्नओवर लिख रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर लिख रहा है? माइंड करना, मैं एक एक वर्ड के ऊपर अगर गलत हो गया तो ठीक भी कर दूंगा, बाय चांस अगर ऐसा होगा। एग्रीगेट टर्नओवर लिख दिया आपने, पेपर में काटा लग जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर कुछ होता है भाई, टर्नओवर कुछ होता है। और रेस्टोरेंट वाला कितना पे करेगा? अच्छा जी, आपने देखा रेस्टोरेंट वाले जने 2.5% चार्ज कर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि वो कॉम्पोजिशन में हो, और जो कॉम्पोजिशन में होता है उसको अपने इनवॉइस पे लिखना पड़ जाता है, इनवॉइस या बिल पे, कि भाई हम कॉम्पोजिशन में है, ये मैंडेटरी। अगर आप मैकडोनल्ड्स गए, वहां पे 2.5 लग रहा है वैसे, आपने सोचा अरे तो कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन नहीं है, कॉम्पोजिशन वाला होगा तो वो लिख देगा बिल। समझ रहे हो? तो रेस्टोरेंट वाले कितने ले रहे हैं बच्चे? आई मीन दे आर नॉट चार्जिंग बट दे आर पेइंग 5% ऑफ द टर्नओवर। क्लियर है बच्चे? अगला, ये क्या लिख रहे हैं? वही लिमिट की बात कर रहा है। ये लाइन और बेटर मैंने नीचे लिख दी है। ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड हो गया तो करंट ईयर में आप एलिजिबल नहीं। अच्छा, ये देखिए एक बार, ये क्या बोल रहा है, जरा समझाना थोड़ा सा। ये जो ये वाली कैटेगरी थी ना, यहाँ पे तो 1.5 करोड़ की कहानी है। सर्विस वालों पे एक डॉक्टर का पिछले साल का टर्नओवर देखा जाएगा, अगर 40 लाख है तो वो करंट ईयर में कॉम्पोजिशन ले लेगा, अगर पिछले साल में 80 लाख है तो नहीं ले पाएगा कॉम्पोजिशन। बताइए, क्लियर है बच्चे? एंड जो सर्विस वाले, इनको कितना परसेंट देना है? हाँ जी, 6%। और यहां पर जो भी होगा अलग अलग रेट है, और वो देखेंगे। सप्लायर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम आर नॉट रिक्वायर्ड टू रेज
लेकिन एक डॉक्यूमेंट होता है जो उन्हें इशू करना पड़ेगा। क्या है वो नाम डॉक्यूमेंट का? बिल ऑफ सप्लाई। ये वर्ड याद रखना, सिर्फ पेपर में नॉट रिक्वायर्ड नहीं, इंस्टेड दे हैव टू इशू बिल ऑफ सप्लाई वेयर नो टैक्स विल बी चार्ज फ्रॉम द रिसीट। चाहिए सर, क्लियर है? अब मैं एक बार आपका दिमाग थोड़ा सा डालू, यहां तक क्लियर है सबको? चलो आप पहले एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देख। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या क्या है। देखो टर्नओवर क्या होता है, सेल होती है, ठीक है, तो सेल को सेल जैसे ही रहने दो। ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं क्या वो भी सेल है या नहीं है? दूसरी स्टेट में बेचू तो वो भी सेल है, इसी स्टेट में बेचू वो भी सेल है। और चाहे जिस चीज पे जीएसटी ना भी हो, मैं पेट्रोल बेच रहा हूं, क्या वो भी सेल है? सेल। तो एग्रीगेट टर्नओवर का सबसे सिंपलेस्ट वर्जन है कि वो सेल ही है सर। तो आप देखेंगे क्या क्या वर्ड है, आपको पेपर में ऐसे लिखना पड़ेगा बस। सबसे पहला क्या है? टैक्सेबल सप्लाई का मतलब विच इज लेविएबल टू जीएसटी, यानी कि वो गुड्स या वो सेल जिसपे जीएसटी होती है। अगर आप रिमोट बेच रहे हो, क्या इस पे जीएसटी होता है? सो दैट्स टैक्सेबल सप्लाई। कोई ऐसी चीज बेचना जिसपे जीएसटी है। एक्सपोर्ट, ओहो, एक्सपोर्ट क्या एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा? आ जाएगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये अपने में बहुत गहरा मतलब होता है, अभी के लिए आप इतना समझो। एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब जिसपे जीएसटी नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें बस ये कह सकते हैं क्या सर लिकर भी आ जाएगी इसमें जिसपे जीएसटी है भी नहीं? वो भी हाँ बेटे हाँ। यानी कि एग्जेम्प्ट के अंदर लिकर, पेट्रोल, एक्सेट्रा, कुछ भी बेच रहे हो आप, आ जाएगा। और लास्ट क्या है बच्चे? इंटरस्टेट। अब आप मुझे बताइए एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या लोगे आप? सबसे पहला टैक्सेबल सप्लाई, उसके बाद एक्सपोर्ट, उसके बाद एग्जेम्प्ट सप्लाईज, और उसके बाद इंटरस्टेट। अब आपके दिमाग में आएगा पर सर अगर इंटरस्टेट करता है तो बाहर हो जाते हैं। तो अगर वो करंट ईयर में तुमने जैसी करी तुम बाहर हो जाओगे, पर पिछले साल में करी तो टर्नओवर, अगर एलिजिबिलिटी देखनी है, मैंने पिछले साल करी थी इंटरस्टेट, 70 लाख की करी थी, पेपर में आ जाएगा पिछले साल 70 लाख की सेल थी और कुछ नहीं। क्या करंट ईयर में कॉम्पोजिशन ले सकता हूँ? करंट ईयर में कॉम्पोजिशन ले सकता हूँ, उसके लिए मुझे एग्रीगेट टर्नओवर चेक करो पिछले साल का, और पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर कितना आ रहा है? 70 लाख, तो मैं एलिजिबल। लेकिन अगर मैंने करंट ईयर में जैसी कोई भी चीज इंटरस्टेट करी तो मैं बाहर हो जाऊंगा भाई। समझ आ रहा है बच्चे? कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, एक्सक्लूड हो जाएंगी। ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा, टैक्सेस वाला। वो बेटे कोई भी टैक्सेस होंगे, ठीक है, क्या वो इंक्लूड होंगे टर्नओवर के अंदर? नहीं, नहीं होते। और ये क्या बात है, ऊपर वाली क्या चीज है? ये वाला है इनवर्ट। अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ, मैं आपको ना भी बताऊं, इनवर्ट सप्लाई टर्नओवर होता है? इनवर्ट सप्लाई क्या होता है? जो हमने खरीदा है। और ये क्या बोल रहे हैं? टैक्सेबल बाय पर्सन, यानी कि जिस पर क्या हो, आरसी, यानी कि वो परचेज जिस पर आरसीएम है, जिसमें आपको देना है, क्या उसको मैं टर्नओवर में जोड़ूंगा? ऐसा परचेज। नॉर्मल सेल का मतलब सेल ही रखते हैं ना, समझ रहे हो? और ये वाला पॉइंट क्या है, इसके बारे में बात नहीं करूंगा, मुझे आप बता दीजिए क्या आपको यहां तक क्लियर है? ऑल क्लियर टिल है? अभी सुनते जाइएगा बात को। एक इंसान की एक ही दुकान होती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है? मल्टीपल। एक ही स्टेट में या अलग अलग स्टेट में? बिल्कुल, ये तो डिपेंड करता है, एक ही स्टेट में भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मान लो एक इंसान है मिस्टर ए। अभी मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी हम कौन से साल में, 25-26, मैं 24-25 की बात कर रहा हूँ। उसकी शॉप नंबर ए है, जिसका टर्नओवर है 15 लाख, दिल्ली में शॉप नंबर है। बहुत अच्छी बात है सर। शॉप नंबर बी, ये भी दिल्ली में, 12 लाख।
शॉप नंबर सी, यूपी में 30 लाख। 3 दुकानें हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूं 25-26 में इज मिस्टर ए एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? आपको रजिस्ट्रेशन का कुछ नहीं पता अभी, आप आंसर जरूर दीजिए पर। मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं इससे कौन से साल को देखना है मैंने? पिछले साल। और सारी दुकानों का टर्नओवर, या जिस दुकान पे चाहिए उसका चेक करूं? इन्हीं दुकानों के लिए तो चेक कर रहा हूंगा। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन होती है वो एक इंसान की होती है या प्रिमाइस की होती है? जैसे आप सब बच्चों के पास पैन कार्ड है? हाँ, कितने बच्चों के पास पैन कार्ड है? तो उस पैन नंबर से आप रजिस्टर्ड हो या आपका वो घर रजिस्टर्ड? प्रॉपर्टी, मतलब वो जो प्रॉपर्टी जो आपके पापा की है, आपने पैन बनाया तो अब आपकी होगी। है? आधार कार्ड से? प्रॉपर्टी तो पैन कार्ड से आ गई, आधार कार्ड से क्या आ गया बच्चा आपके पास? ड्राइविंग लाइसेंस से क्या आ रहा है? राशन? है? कहने का मतलब है कि अगर एडयू जंक्शन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेनी हो, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? आप जैसा बोलो बेट, आपसे फॉर्म भरवा लेंगे एडयू जंक्शन। नहीं लेनी चाहिए? क्यों, मतलब अगर जीएसटी वाले आ गए तो तेरा नाम लगा दूं मैं? किसने मना करा था? हाँ, तूने इनडायरेक्टली बेकार बोल दिया यार। ठीक है, ऐसा मानते कि इसकी रजिस्ट्रेशन ले, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? डिटेल जाना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल्ड बात कर रहा हूं। अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करानी है तो मैं अपनी करा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन। आप समझ लीजिएगा, मेरा पैन कार्ड अलग है, दुष्यंत सर का पैन कार्ड अलग है, एडयू जंक्शन का पैन कार्ड अलग है। एग्जैक्टली, एडयू जंक्शन इज अ पार्टनरशिप फर्म। तो अगर मैं आपको बोलूं, सुनिएगा ध्यान से, एक ही उससे समझ आ जाएगा, एडयू जंक्शन का पैन नंबर है, तो ये जब हम, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि एडयू जंक्शन रजिस्टर्ड हो रहा है या ये प्रिमाइस रजिस्टर्ड हो रहा है? प्रिमाइस। जिस दुकान से आप बेचते हो दैट गेट्स रजिस्टर्ड। इसका मतलब अगर मैं जब रजिस्ट्रेशन लूंगा तो मेरे को सबसे पहले मेरे पास एक प्रेमाइस होना चाहिए, और मैं सरकार को बताऊंगा कि जी ये एड्रेस है G31 का और इसका रेंट एग्रीमेंट लगेगा। ठीक है, बट सबसे बड़ी बात है कि ये जो एग्जैक्टली पार्टनरशिप डीड भी लग जाएगा, आपको अगर मन कर रहा है लो लिख लो। ठीक है, प्रेमाइस लग गया, पेपर होंगे हमारे पास। ठीक है, उसके बाद भाई ये एडू जंक्शन है क्या, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप डीड लगा दी। भाई एडू जंक्शन की आइडेंटिटी क्या है? पैन ऑफ एडू जंक्शन। और इसके जो पार्टनर्स है उनका पैन नंबर लगेगा, बिल्कुल लगेगा, केवाईसी तो होगी होगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? पैन ऑफ सौरभ सर, दुष्यंत सर, हमारे पैन नंबर लग गए। तो जगह जो रजिस्टर हो रही है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, एक दो इसके अलावा और कोई लगेंगे, बैंक डिटेल भी लगती। ठीक है, इसके अलावा और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बैंक डिटेल्स किसकी, मेरे अकाउंट की या एडू जंक्शन की? एडू जंक्शन। अब होगा क्या कि जब मैं इस प्रेमाइस को रजिस्टर कराऊंगा तो 15 डिजिट का नंबर आएगा। रजिस्ट्रेशन जैसे आपका पैन नंबर 10 डिजिट है, आधार में भी नंबर है, जीएसटी में भी है, और उस जीएसटी के अंदर बीच के 10 डिजिट। आप 15 की बाइफर्केशन छोड़िए, रजिस्ट्रेशन में होगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो मेरा गलती से। तो यहां पे 10 डिजिट कौन से लगे होंगे बच्चे? पैन। अब सवाल ये किसका पैन होगा? एडयू जंक्शन।
सो ये जो पैन लगा हुआ होगा ये एड्यू जंक्शन। पहले आप मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? अब सर कालका जी में हमने एक ब्रांच ले लिया, अब अगली हमने कैनॉट प्लेस में खोली। कैनॉट प्लेस छोड़िए, दूसरी स्टेट में चलते, यूपी में ली। अब क्या होगा सर? क्या यही रजिस्ट्रेशन चलेगी? क्यों सेपरेट क्यों? प्रिमाइस अलग है भाई, अभी तक आपकी जो नॉलेज चल रही है प्रिमाइस अलग। यूपी में दोबारा अप्लाई करा जाएगा, यूपी का रेंट एग्रीमेंट, एडू जंक्शन का पैन, ओनर का पैन सेम चलेगा। दोबारा से जो रजिस्ट्रेशन आएगी वो सेकंड रजिस्ट्रेशन होगी, बीच में पैन किसका लगा होगा? एडू जंक्शन। ऐसे करते करते अगर मैंने 28 स्टेटों में दुकान खोल दी तो मेरे को 28 रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको प्रीमाइस रजिस्टर कराना पड़ता है। पहले यहाँ तक क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, अगर अगली ब्रांच में यही कालका जी में खोल दूँ तो? जैसे मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स की तो दिल्ली दिल्ली में 50 ब्रांचेज होंगी, तो क्या हर प्रीमाइस रजिस्टर्ड अलग होगा? ये डिपेंड कर, सरकार ने बोला है देखो जी स्टेट बदल गई ना तो क्योंकि आप समझो, मैंने जब रजिस्ट्रेशन ली है ये वाली पहली, ये कौन सी स्टेट के यहाँ रजिस्टर्ड हुई है? दिल्ली। यूपी वाला बोलेगा मेरे यहाँ अलग रजिस्टर हो भाई, महाराष्ट्र वाला बोले मेरे यहाँ पहली दुकान है अलग रजिस्टर हो। लेकिन दिल्ली दिल्ली में अगर 5 खुल रही है तो कहते हैं आपकी मर्जी है, आपको 5 को अलग कराना है अलग करा लो, आपको एक कराने, समझ रहे हो? अगर मान लो मेरी दिल्ली दिल्ली में यहाँ पे 4 और हो जाए तो क्या मुझे दिल्ली सरकार को बताना तक नहीं है? बताना होगा ना। लेकिन उसमें ये हो जाएगा क्या, एक ही रजिस्ट्रेशन इसी से हो जाएगा? हो जाएगा, बस इसके पीछे मेरी बाकी दुकानों के नाम आ जाएंगे। उसको बोला जाता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये सब हम बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं रजिस्ट्री। उसको क्या बोला जाता है? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। और जो मेन वाली होती है वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। समझ रहे हो? आपको ये अभी काम एकदम से नहीं आएगा, नेचुरली भी धीरे धीरे पता लगेगा। ठीक है? तो बेसिकली अगर मैं बोलूं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन इज स्टेट वाइज। अगर आपकी एक दुकान स्टेट में एक दूसरे में, आपको रजिस्ट्रेशन तो करानी है पहले। ठीक है? दूसरी बात, अगर एक ही स्टेट में 10 दुकान है, ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको 10 रजिस्ट्रेशन लेनी है 10 ले लो, आप कोई एक ले लो, और बाकी 9 को क्या बोल दो आप? एडिशनल प्लेस, और वो जो एक को लिया उसको प्रिंसिपल प्लेस। यहां तक क्लियर है? अब आप बोलेंगे सर ये सारी बातें आपको क्यों बतानी पड़ रही? बतानी पड़ रही है भाई, पहले रजिस्ट्रेशन का चैप्टर होता था तो सारी बातें पता होती थी, वो पॉइंट आगे नहीं बढ़ रहा था। पर अभी लेके चलिए, रजिस्ट्रेशन साथ साथ चल रहा है आपका, वहां पे एकदम से थ्रू हो जाएगी बात ये वाली। मुद्दे की बात ये है, क्या मैं एलिजिबल हूं? एलिजिबल हो या नहीं हो, उसके लिए क्या चेक करना होता है? एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 24-25। कौन सी दुकान का? क्या ये तीनों दुकानें एक पैन पे ही नहीं होंगी? नहीं, पैन मैम, एड्यू जंक्शन की अगर 28 ब्रांचेस खोलेंगे तो उसके बीच में 10 डिजिट तो एड्यू जंक्शन का ही पैन लगा। सो दीज ऑल आर रजिस्टर्ड अंडर अ सिंगल नंबर, अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन पैन नंबर तो बराबर ही हो। अब मैकडोनल्ड्स किसी में चले जाना, आपको बीच के 10 कुछ नंबर से होंगे, वो हम बाद में सीखेंगे, पैन नंबर तो सेम ही होगा। विजय सेल्स है, विजय सेल ने जितनी मर्जी रजिस्ट्रेशन ले ले, लेकिन विजय सेल कंपनी का जो नाम होगा, कंपनी का पैन ही होगा बीच में। मुझे बताइए पहले, यहां तक क्लियर है बच्चे? अब सवाल ये सुनते जाइएगा अभी, ठीक है? बस एक दो बातें ही और बोलूंगा। व्हाट इज द एग्रीगेट टर्नओवर? कहने से 15 लाख कितना हुआ? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे बस आपको ये लाइन समझानी थी। एग्रीगेट टर्नओवर सेम, इतनी सी बात समझानी थी, उसके लिए बताना पड़ता। यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऑल प्रीमाइस under the same pan is to be. Now since your aggregate turnover is within 1.5 crores,
यू कैन टेक कॉम्पोजिशन स्कीम। तो अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं तो कौन सी दुकान के लिए कॉम्पोजिशन? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको चलाता हूं कॉम्पोजिशन, इसको चलाता हूं नॉर्मल? दुकानें तो तीन ही है, और यही तो दुकानें चलती रहेंगी, हर साल थोड़ा ना दुकान खोलते रहोगे। तो क्या मैं कॉम्पोजिशन ऐसे भी कर सकता हूँ, सर मेरी चार दुकानें, दो कॉम्पोजिशन पे हैं, दो नॉर्मल? ऐसा नहीं है। इधर आपकी सारी दुकानें कॉम्पोजिशन पे हो, या आपकी सारी नहीं। एंड सिंस योर एग्रीगेट टर्नओवर इज 57 lakhs, तो compensation scheme can be taken for shop 1, shop 2, और मैं यहाँ पे छोटा सा बना देता हूं, यहाँ पे कॉम्पोजिशन, यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ पर कॉम्पोजिशन। क्या ये अलाउड है बच्चे? आंसर इज ईदर टेक कॉम्पोजिशन फॉर ऑल द शॉप्स और डोंट टेक। यहाँ तक बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना सही रहेगा, नहीं तो हैवी हो जाएगा। क्या टाइम हो गया? एक लाइन और सुनोगे? ये जो लिमिट है, कितने रुपए की लिमिट थी? लेट मी टेल यू, मैं आपको सारी बातें किसकी बता रहा हूँ अभी, ये गुड्स की बता रहा हूँ, है ना? गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस। कितने की लिमिट है बच्चे? 1.5 करोड़ की। लेकिन कुछ स्टेट में अगर आपकी दुकान हुई तो वो लिमिट 75 लाख हो जाएगी रे। जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, उत्तराखंड, नागालैंड एंड सिक्किम। बताइए, याद हो गया बच्चे? मैं ट्राई करता हूं आपको याद हो। आप ये कह सकते हैं कि अरुण और मेघा, अरुण और मेघा घूमने गए। बेटे घूमने कहाँ जाते हो आप? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड गए सब बच्चे। हाँ एग्जैक्टली exactly। और भाई घूमने जाओगे तो मनी तो लेके जाओगे, ठीक है? अच्छा एक चीज रह गई, अरुण और मेघा ट्रिप पे गए थे बेटे उत्तराखंड। ठीक है, ट्रिप पे गए अरुण और मेघा, ट्रिप पे गए उत्तराखंड मनी लेके। ठीक है, और वहां पे मेघा को नाग ने काट लिया बेटे, जिस वजह से सिक हो गई। ठीक है, और भगवान राम को याद करा तो सब सही हो जाता है बेटे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, याद हो गया आपको? ऐसे पेपर में सबसे पहला कौन सा था? अरुण। अरुणाचल छोड़ो, बोलो सर अरुण और मेघा, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, अरुण और मेघा ट्रिप पे गए उत्तराखंड मनी लेके, फिर नाग ने काटा, सिक हो गए, और भगवान, हैप्पी दिवाली आ रही है बेटे, भगवान राम। बस आप ध्यान रखिएगा पेपर में कि ये निमोनिक्स ही नहीं लिखने, नहीं तो भगवान राम बचा नहीं पाएंगे बेटे फिर। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये स्टेट के ऊपर क्या हो जाएगा, 75 लाख, और बाकी पे 1.5। भाई साहब आपका दिमाग इतना डिटेल जाएगा, मेरी बात सुन लेना। आखिरी पॉइंट है, दिल्ली के लिए लिमिट कितनी है? एक दुकान आपकी है दिल्ली में और एक है मणिपुर में। दिल्ली के अंदर 70 लाख की सेल है पिछले साल, मणिपुर में 70 लाख की सेल है। दोनों को ना, ये क्या बात हो गई? एडू जंक्शन की अगर है तो पैन नंबर तो सेम हुआ। पहले बताओ, सेम पैन पे एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया? 1.40 करोड़। अब मैं लिमिट क्या लगाऊं अब यहाँ? अगर आपकी कोई भी दुकान इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में होगी तो आपकी लिमिट रिड्यूस होकर 75 हो जाएगी, यानी कि आप कॉम्पोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं। मैं छोटा सा एग्जांपल बना देता हूँ, यहीं पे बात हुई है तो। ठीक है जी, और फिर आप इसको नोट कर लेंगे चाहे। मान लीजिए एड्यू जंक्शन दिल्ली में 70 लाख,
मणिपुर में भी 70 ले ले। एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया? क्या एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन इन 25-26? आंसर इज नो, बिकॉज जो यहाँ पे लिमिट लगी है वो कौन सी लगी है? समझ रहे हो बच्चे? ऐसे पेपर में अलग अलग केस स्टडीज बनकर आती हैं। वैसे तो मैंने आपको काफी करा दी है, नेक्स्ट क्लास में बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। अभी कोई क्लास है बच्चों की? हाँ, ये पीडीएफ मैं अभी शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, बताइए ऑल क्लियर टिल है? चलिए तो इतना रखते हैं सर जी, और नेक्स्ट क्लास में कॉम्पोजिशन स्कीम खत्म हो जाएगा। नहीं हो अपने आप से बोलो, फोटो से मैं अभी भेज दूंगा। किसी के पास आईफोन है? एक बार वो ऑन कर अभी भेज दियो, कहीं मतलब वो ना हो, एयर ड्रॉप ऑन कर। धीरे धीरे आपको सारे मिल जाएंगे ऐसे में, और लास्ट हाँ सारे भेज दूंगा। क्या है? आ गई तो अच्छा, एक्सेप्ट हो गया, आ रहा होगा accept। वो भी आ गया इसी फाइल के अंदर ही। हाँ ग्रुप पे भेज दो, इसी फाइल में ही नीचे ही है वो। ठीक है ना, सारे इसी के अंदर ही हो जाए। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू वेरी मच, सर बाय बाय बाय। सर सर देख जितना मैंने करा ना, उसके बाद आप जब खुद से पढ़ोगे जरूर, और अगर तेरे को कुछ लग रहा है कि कुछ ऐड करो तो वो करना, समझ रहे?